जब आपके बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस है और आप घर पर थेरेपीज दे रहे हो या थेरेपी सेंटर में जा रहे हो, तो क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। यानी कि ना, पूरा दिन जो होता है बच्चे का, वो किस तरीके से स्केड्यूल होना चाहिए, मोटा मोटा मेरे को आइडियाज देना था। क्योंकि यही एक चीज़ है जहाँ पर मेरे पास जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर अटक जाते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 25 सालों से मैं फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। तो जो मैंने सीखा वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो ज़्यादातर कैसे होता है ना, सुबह जब बच्चा सोकर उठता है तो सबसे पहले एक मॉर्निंग रूटीन होना ज़रूरी है। मॉर्निंग रूटीन का क्या मतलब होता है, कई बार ऐसे होता है, उठाया, फटाफट ब्रश कराया, नाश्ता कराया और स्कूल में लेकर चले गए। अब ऐसे जब बच्चे को स्कूल लेकर जाते हैं, तो वो जो बच्चा जो कहते हैं ना कि ध्यान दे, एक जगह पर बैठे, टीचर की बात माने, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जब बच्चा सोकर उठेगा तो एक मॉर्निंग रूटीन होगा, जिसमें आप अपनी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि डीप प्रेशर हो गया, थेरेपी बॉल के साथ आप दे रहे हो, या उसको एक जैसे ना सेफ स्पेस कई पेरेंट्स बना कर रखते हैं। सेफ स्पेस मतलब ना एक ऐसे कोना होता है घर का, जिसमें उसके फेवरेट टॉयज, उसके फेवरेट फिजिट्स, उसका जैसे कार्टन ले लिया, उसमें कंबल डाल दिए अलग अलग टेक्सचर के, और बच्चा उसमें बैठकर कंफर्टेबल फील करता है। तो जैसे ही बच्चा सुबह सोकर उठा, तो अगर वो अपनी सेफ स्पेस में जा सके या उसको एक डीप प्रेशर की एक्टिविटीज मिल सके, बेस्ट होता है कि अगर वो सुबह उठकर ना वॉक पर लेकर जा सके उसको। 20 मिनट भी अगर बच्चे ने वॉक कर लिया, और जो भी बच्चे का वजन है, तो अगर सपोज मेरा वजन 50 किलो है तो मैं उसमें से 10% यानी 5 किलो, जो कि कई बार बहुत ज्यादा होता है, तो मैं उसका भी 5% यानी कि 2.5 किलो का पीठ पर बैग लेकर वॉक पर बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। अब 20 मिनट करने के बाद मैं घर पर बच्चे को वापस ले आऊंगी। तो एक जैसे ना बॉडी एक अलर्ट हो रही है, थोड़ा जैसे टाइम दिया कि बच्चा उठ जाए, फिर जैसे डीप प्रेशर एक्टिविटीज दे दी और फिर वॉक पर ले गए। उसके बाद मैं कल ही एक फैमिली के साथ बात कर रही थी, और मैंने, इनकी बेटी आई थिंक 10 साल की है, तो मैंने पूछा कि फिर क्या करते हो सुबह उठते ही, तो बोलते हैं हम इसको नाश्ता खिला देते हैं। तो मैंने कहा आपकी बेटी 10 साल की है ना, तो कहते हैं हाँ, लेकिन ना स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, ये बहुत टाइम लगाती है खाने में। तो ये भी एक चीज है कि एडीएल, जिसको हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, जिसमें ईटिंग खाना खाना, ड्रेसिंग कपड़े पहनना, ग्रूमिंग ब्रश करना, कुल्ला करना, हाथ धोना, खाने के बाद मुंह धोना, क्रीम लगाना वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आती हैं। ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बेदिंग के बच्चे का नहाना, टॉयलेटिंग के भाई टॉयलेट और पॉटी, ये चीजों पे शुरू से ही काम करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर सबसे बड़ी चीज जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं वो ये है कि बच्चा खुद के इन एरियाज में खुद से काम करे। ठीक है। तो सुबह का रूटीन हो गया, और बच्चे ने खुद से नाश्ता कर लिया, और फिर हमने बच्चे को जैसे ना स्कूल में भेज दिया। अगर सुबह सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है तो, अगर सुबह सुबह स्कूल नहीं जा रहा है, थोड़ा जैसे दोपहर में जा रहा है, 11 बजे, 1 बजे, तो कई पेरेंट्स का जो मैं देखती हूँ वो ये होता है कि बच्चे का उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी 8:30, कभी 9। और फिर ऊपर से ना वीकडे में बच्चा मतलब एक ही टाइम पर उठ रहा है क्योंकि स्कूल है, और फिर सैटरडे संडे कुछ भी टाइम पर उठ रहा है, जिससे वो जो पूरा रिदम होता है ना बॉडी का, वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना मुझे ये सब पता होने के बावजूद अ, अपने बच्चे के साथ, मेरा बच्चा न्यूरोटिपिकल है बट उसके साथ भी मुझे काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी कि टाइम पर उठाओ। और ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, टाइम लगता है, लेकिन इस चीज़ का अवेयरनेस होना और इस पर थोड़ा 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 करके काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह उठ गया बच्चा और मॉर्निंग रूटीन जैसा कुछ हो गया, फिर ये जो क्या कहते हैं, नाश्ता वगैरह, ब्रश, सब कुछ हो गया सुबह के वक्त। उसके बाद कई पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चे जैसे दोपहर में जा रहे हैं स्कूल में, तो उनके साथ में वो लोग थेरेपी शुरू करते हैं। जैसे कि 11, 10:30 के आसपास वो लोग घर पर जो एक्सरसाइजेस थेरेपिस्ट ने दी होती है वो घर पर फॉलो करते हैं। मैं ज्यादातर पेरेंट्स को जानती हूँ, कहते हैं 10:30 से लेके 12:30, कभी कभार 1 बजे तक वो लोग थेरेपी कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा इतना सारा टाइम, तो कहते हैं हम लगातार थेरेपी नहीं करते, लेकिन बच्चा बात नहीं मानता है, फिर थोड़ा करता है फिर ब्रेक देते हैं, फिर थोड़ा करता है फिर ब्रेक देते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैंने बच्चे के साथ काम करना है तो 20 मिनट का जो टाइम है, यू नो
पकड़ लूँ मैं, या 15 मिनट का टाइम पकड़ लूँ कि 15 मिनट मैंने थेरेपी करनी है। अब अगर बच्चे को नहीं पता है कि कैसे करनी है, तो मैं एक स्केड्यूल बना के दे सकती हूँ बच्चे को कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और एक्टिविटीज कौन सी करेंगे वो स्केड्यूल में नहीं, बट कि भाई थेरेपी करेंगे। और अगर मैं थेरेपी, सपोज बच्चा बॉल पे गया है तो 10 तो बाउंस करेंगे, कई बार बच्चे 5 बाउंस करते भाग जाते हैं, और हम कहते कोई नहीं ब्रेक ले लो। कई बार झूले पे बिठाया, वो 3 काउंट के बाद नीचे उतर गया, तो हम कहते कोई नहीं ब्रेक ले लो। यानी कि पुश तो नहीं करना है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो रखना है ना, कि 10 काउंट तो बैठे। और जो बच्चे 10-15 काउंट बैठ पाते हैं, तो फिर वो क्लॉक जो होता है ना, सैंड टाइमर, वो यूज करें हम, कि भाई देखो ये 5 मिनट जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे। फिर चाहे बच्चा उसके बाद फिजिटिंग करे या कुछ खा ले, कुछ भी चल जाएगा, लेकिन 2 घंटा काम करना कि भाई बच्चा तो ब्रेक लेगा, नॉट अ गुड आइडिया। 15 मिनट का हमने रखा टाइम, फिर 15 मिनट का चाहिए तो ब्रेक दे दिया, चल जाएगा, फिर 15 मिनट का टाइम वर्क किया। मतलब एक बच्चे के साथ एक एक 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा ब्रेक के साथ काम करने से आप भी बर्न आउट हो जाओगे, बच्चा भी बर्न आउट हो जाएगा। तो ये इतना सारा काम करना यूजुअली मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ। तो छोटे छोटे सेशंस करने, दिन में जैसे 2-3 बार कर लिए, तो ये एक पार्ट हो गया कि ठीक है। वो आधे से ज्यादा पेरेंट्स जिनको मैं जानती हूँ, जो विजुअल स्केड्यूल, जिनको पता है कि विजुअली दिखा सकते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को पता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब ना, जैसे आज मुझे ये यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करना है, इसके बाद मुझे मेरे ऐप के लिए डेली इंसाइट्स की जो रिकॉर्डिंग है वो एक करनी है, उसके बाद मुझे एक बच्चे को देखना है। तो मेरा ऐसा स्केड्यूल मैंने बना के रखा है। अब ये मुझे पता है, पता होने के बावजूद भी मैं एक पेन लेती हूँ और हमेशा लिख कर रखती हूँ, जब एक एक हो जाता है मैं टिक करती हूँ। तो ये ज़रूरी है, इससे आ, बच्चा ना सेटल्ड फील करेगा, काम फील करेगा। नहीं तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में होल्ड करके रखना, वही बच्चे को स्ट्रेस्ड आउट कर देता है। कई सारी बार जो हम कहते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, वो सब जगह एंशियस इतना है कि कभी इधर देख रहा है, कभी इधर, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ऐसे करना है, कि बहुत ज्यादा वो एंशियस है। तो इसीलिए जब हम लिख लेते हैं कि भाई देखो हम ये करेंगे, 5 मिनट के लिए करेंगे, वैसे ये 10 मिनट करेंगे। आधे से ज्यादा बच्चे टाइम पढ़ पाते हैं कि भाई 4, 4:30 बज गया है, शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, बिग हैंड कहाँ पर है, पता है। लेकिन उसका इस्तेमाल करना कि अब मेरी घड़ी में 9 बज रहा है, तो 9 से 9:15 बजे तक मैंने ये रिकॉर्ड करना है। 9:15 बजे के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, 9:20 से 9:30 तक मैंने, या 9:45 तक मैंने दूसरा रिकॉर्ड करना है। तो ये क्लैरिटी नहीं होती बच्चों को, 5 मिनट का क्या मतलब होता है पता ही नहीं होता है। एक पेरेंट मुझसे बात कर रहे थे, बोलते मैं बच्चे को बोलती हूँ वेट करो, बट वो समझते ही नहीं वेट क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपने कहा उनको कि वेट 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, तो कहते हैं नहीं, नहीं कहा। मैंने उनको कहा अगर आप मुझसे बोलो रीना अपना अपॉइंटमेंट दे दो, और मैं बोलूँगी हाँ देती हूँ, तुम वेट करो। दूसरे दिन भी मैंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तीसरे दिन भी नहीं दिया, चौथे दिन भी नहीं दिया, तो आप ऐसे होगे कब तक वेट करो। बट अगर मैं आपको कहूँ 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट दूंगी, 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट दूंगी, तो आपको क्लैरिटी तो होगी। लेकिन इसके लिए भी ये समझना कि 2 महीना होता क्या है, 2 दिन क्या होता है, 10 मिनट क्या होता है, ये चीज विजुअली समझाना बहुत जरूरी है। कि बड़ा कांटा 5 पर है, जब बड़ा कांटा 8 पर आएगा तब तक हम लोग थेरेपी कर रहे हैं। स्टिकर लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन वो विजुअली बच्चे को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ वेट कर लो, 10 मिनट में करेंगे, 5 मिनट में करेंगे, और विजुअल नहीं है तो फिर फायदा नहीं करेगा। कई सारी बार हम लोग वो जो टाइमर होता है ना, कौन सा बोलते हैं उसको, डिजिटल क्लॉक, वो दिखा देते हैं कि देखो इधर 9:42 हो रहा है, 9:50 को करेंगे। जो टाइम निकल रहा है वो हमको इसमें पता चलता है ना, क्या कहते हैं, अपने एनालॉग क्लॉक पे पता चलता है। अब वो चीज़ डिजिटल में बच्चे को नहीं समझेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप सेशन सुबह सुबह कर रहे हो, तो प्रिपेयर करना बच्चे को कि 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, सेशन के बाद क्या ब्रेक होगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, या कई बच्चे सुबह स्कूल में होते हैं, तो जो भी जैसे आपका रूटीन होगा। कई सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और फिर उन लोगों को अलग अलग क्लासेस होती हैं। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो लोग अपने बच्चे को 3 दिन स्कूल भेजते हैं, 2 दिन नहीं भेजते हैं कि घर पे थेरेपी करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि 3-3 घंटा स्कूल भेज रहे हो,
और 3 दिन भेज रहे हो, उसके बजाय बच्चा अगर रोज जाए, वो रूटीन, वो नियम बहुत जरूरी है। जिसको कहते हैं ना रोज का, कि मैं सुबह उठ के हर दिन ब्रश करता हूँ, वैसे ही हर दिन मैं स्कूल जाता हूँ। वो रूटीन में एक्टिविटीज को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्कूल में गए बच्चे, कई सारे बच्चे घर पर आते हैं, मैं एक पेरेंट के बारे में जानती हूँ। एंड अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब उनको पिकअप नहीं कर रही हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं। अब इस बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, ये चीजें इतनी समझ नहीं आती, थक गया हूँ, जिसको हम इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस कहते हैं, नहीं समझता। तो ये बच्चा स्कूल से घर आता है अराउंड 1:30 बजे के आसपास, तो 1:30 से लेके 3 बजे तक इसकी मम्मी इसके साथ थेरेपीज करते हैं। और फिर 3 बजे जाकर बच्चा लंच करता है। तो मैंने कहा इतना लेट लंच, मतलब टाइम होता है ना हर चीज का, तो कहते हैं वही एक टाइम मिलता है जब मैं एट अ स्ट्रेच काम कर सकती हूँ। तो ये एक चीज है कि भाई 1.5 1.5 घंटा बच्चे के साथ काम करना मैं भी ना कर पाऊँ। ये एक इतना सा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं ब्रेक लूंगी। तो 15 20 मिनट हुआ, फिर एक मूवमेंट ब्रेक हो गया, 10 15 मिनट का, या आधे 1 घंटे का। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उसको छोटे छोटे सेशंस में करना जरूरी है। टाइम पे खाना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जब सुबह बच्चा उठता है तो थेरेपीज, डीप प्रेशर देना है, झूला कराना है, उसमें ही इतना टाइम है कि भाई नाश्ता करते करते 10:30 हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। एक फैमिली मेरे पास आए थे, बोल रहे हैं आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने अराउंड 6 महीना वेट किया, मेरे अपॉइंटमेंट्स काफी फुल थे उस वक्त। तो 6 महीना वेट किया, आए मेरे पास, और मैंने कहा आप क्या कर रहे हो घर पे। तो एक चीज जहां पर वो अटक गए वो ये था कि मेरे पास आए हैं, प्रोग्राम मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तो सोते ही लेट हैं, उठते भी 10:30 11 बजे हैं। और फिर मतलब ना ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तो मैंने कहा आप दिन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। तो मतलब ये रूटीन में ना एक्टिविटीज को सही से डालना बहुत जरूरी है। ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चा दोपहर को 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक इसके साथ थेरेपी होती है, 3 बजे ये खाना खाता है, उसके बाद ये सो जाता है। अब दोपहर में अगर बच्चे को सुला रहे हो तो 4 के बाद सुलाना नॉट अ गुड आइडिया। जितना छोटा बच्चा, 3 4 साल तक का बच्चा दोपहर को सो रहा है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 8 9 साल के बच्चे को दोपहर को आइडियली लेट जाओ, आराम करो, ब्रेक ले लो, रेस्ट करो। लेकिन सो जाना 1.5 घंटा 2 घंटा, पता नहीं। और फिर ये बच्चे फिर रात को 11 11:30 12 के बाद सोते हैं। तो ये जो पूरा रूटीन है ना, ये सही करना बहुत जरूरी है कि भाई सुबह टाइम पर नाश्ता हो रहा है, सुबह की एक मॉर्निंग रूटीन है, स्कूल जा रहा है, लेकिन बच्चा खुद के एडीएल में, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर थेरेपी अगर हो रही है तो 20 20 मिनट की, हम चलो ठीक है आपका बच्चा बात मान लेता है तो 30 मिनट का। और उसके बाद भी अगर बच्चा कंप्लाई कर रहा है तो भी मैं नहीं कराती हूँ। एक एक स्पैन होता है ना अपने ब्रेन का, मतलब उसके बाद हम लोगों को ब्रेक चाहिए होता है ताकि हम बेटर अगला टास्क और बेटर कर सके। तो बैठ भी रहा है तो भी, कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं बहुत ऐसे प्राउडली कि मेरा बच्चा तो पौना पौना घंटा बैठ के काम कर लेता है, 1.5 घंटा बैठ लेता है, इतनी सिटिंग टॉलरेंस है। इतनी तो मेरी भी नहीं है। और इतनी अगर बच्चा बैठ भी गया तो उसमें से क्या सीख रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ अटेंशन क्या है, वो मैटर करता है। सो एनीवेज, मैं आ रही थी कि भाई सुबह मॉर्निंग रूटीन किया, अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल गया, नहीं जा रहा है तो सुबह के टाइम पर आपने थेरेपी की। दोपहर में 1:30 बजे के आसपास बच्चे ने आकर नाश्ता किया, खाना खाया, जो भी, उसके बाद बच्चे ने थोड़ा ब्रेक लिया। और एक चीज है, कई बार अगर बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल से वापस आने के बाद, पता है ऐसे होता है ना, जैसे मैं जो बोल रही हूँ ऐसे बुरा नहीं मानना, बट ऐसा होता है कि अरे मेरा बच्चा अब घर आएगा, मेरे को थेरेपी करनी है। बच्चा घर आया नहीं कि हम होते हैं अब चलो ये करो अब वो करो, अरे ये सब चीजें पेंडिंग थी ये खत्म करनी है, चलो चलो चलो। हम मतलब ना बच्चे को वो टाइम नहीं मिलता है। काफी सारे मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। तो जब बच्चा घर आ रहा है स्कूल से, तो उसको एक आधा पौना घंटा 1 घंटा उसको टाइम देना है कि वो ब्रेक ले, रेस्ट करे। अब रेस्ट का मतलब स्क्रीन टाइम नहीं होता है। ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं हम टीवी लगा कर दे देते हैं, बच्चा टीवी देखता है, वो रेस्ट नहीं होता है। अ, अगर बच्चा ऐसे ही बैठा है, प्ले डो से खेल रहा है, ब्लॉक्स फिक्स कर रहा है, पजल कर रहा है, कुछ भी और कर रहा है, बट स्क्रीन पर अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो ब्रेक नहीं होता है। तो ये भी चीज हमको ध्यान देनी है। तो अगर वो स्कूल से घर आ गया, अभी दोपहर हो गई है, दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर रहा है 1 आध घंटा, अगर बच्चा सो रहा है तो पहले सोया 2 या 3 बजे तक मैक्स। 3 से बाद तो आइडियली नॉट अ गुड आइडिया कि भी बच्चा सोए, क्योंकि फिर रात की नींद डिस्टर्ब होती है।
अगर आपका बच्चा दोपहर में नहीं सोता है तो फिर मैं 3 साढ़े 3 के आसपास पेरेंट्स को कहती हूँ कि तभी आप एक और सेशन कीजिए, जैसे 15 20 मिनट का, जिसमें आप इंटरवेंशन कर रहे हो। तो एक सुबह 15 20 मिनट का हो गया, एक दोपहर में जैसे 3 साढ़े 3 के आसपास हो गया। फिर वापस जैसे बच्चे को उसका ब्रेक मिला कि वो अपना टाइम, लाइक उसको मिले जो उसको करना है। अ, एक चीज होती है जिसको मैं कहते हैं बीइंग टाइम। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है ना, मतलब उसके साथ सिर्फ रहना है, और एक टाइम जिसके साथ हमने उसके साथ कुछ करना है। तो सिर्फ रहना है और सिर्फ करना है, इनके बीच में अगर हम डिमार्केशन ला सके और इनको हम लोग बैलेंस अगर कर सके तो बहुत जरूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप अपने बच्चे के साथ करने, मतलब जब आप उसका डेली एक्टिविटीज होंगी तो उस टाइम पे ध्यान देना कि क्या मैं आज बच्चे के साथ सिर्फ एक्टिविटीज करा रही थी, पजल करो, ब्लॉक्स करो, राइटिंग करो, रीडिंग करो, अल्फाबेट पढ़ो, या मैं बच्चे के साथ सिर्फ बैठी थी जब बच्चा अपना खेल रहा था। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो दोपहर में जैसे आपने भी उसके साथ थेरेपी थेरेपी कर ली, और फिर वापस उसको ब्रेक दे दिया आधे पौने घंटे का। फिर अगर आप चाहो तो जैसे ना शाम में बच्चा स्नैक वगैरह कर रहा है, और फिर बच्चे को अगर हम इसमें ले गए, पार्क में ले गए, ज्यादातर पेरेंट्स जिनसे मैं बात करती हूँ काफी सारे 5 बजे के आसपास लेकर जाते हैं। बट बहुत सारे हैं जो 7:30 8 के बाद जाकर बच्चे को, मतलब लेकर जाते हैं नीचे पार्क में। तो बहुत अच्छा आइडिया होगा कि अगर बच्चा 5 साढ़े 5 तक ही नीचे चला जाए, भाग ले, दौड़ ले, जंगल जिम चढ़ जाए, स्लाइड चढ़ जाए। ये तो एक नियम होना चाहिए कि हर दिन बच्चा पार्क जा रहा है। ठीक है। कई बच्चे पार्क नहीं जाते, स्विमिंग पसंद करते हैं, कई बच्चे स्विमिंग नहीं, जस्ट एक नेचर वॉक के लिए चले जाते हैं। अगर ये सब कुछ है बच्चे के रूटीन में तो ये स्केड्यूल में डालना जरूरी है कि मंडे को हम स्विमिंग जाएंगे, ट्यूसडे को हम वॉक करेंगे, और ऐसे कैलेंडर बना होना जरूरी है जिसमें ये चीजों के बारे में लिखा होना चाहिए। या अगर बच्चा पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है तो फोटो होनी चाहिए कि भाई हम स्विमिंग ये 3 दिन जाते हैं। जितना विजुअल होगा, जितना बच्चे को क्लैरिटी होगी कि क्या करना है, उतना बेटर होगा। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं नहीं मेरे बच्चे को पता है ट्यूसडे को यहाँ जाते हैं। सब कुछ दिमाग में क्यों रखना है? क्यों? अपने भी दिमाग में क्यों रखना और बच्चे के भी क्यों? तो लिख देना है। तो ये हो गया शाम का। उसके बाद बच्चा घर आएगा खेल कर, तो अगर फिर वापस थोड़ा सा जैसे ब्रेक दिया उसको कि भाई तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, और उसके बाद बच्चे के साथ अगर हम बैठकर कुछ चाहें तो जैसे सिटिंग एक्टिविटीज कर ली, या थोड़ा सेंसरी डाइट का कुछ एक्टिविटीज अगर है तो वो कर लिया। मतलब 7 के आसपास तक हमने ये सब कर लिया। उसके बाद जो टाइम होता है 7 साढ़े 7 तक, मैक्स 8 बजे तक, जैसे ना डिनर बच्चे का हो जाना चाहिए। 7:30 8 बजे तक डिनर बच्चे ने जैसे कर लिया। अब जब बच्चे का डिनर हो गया है, उसके बाद इनफैक्ट 7 के बाद ही, 7 साढ़े 7 के बाद ही वो जो बोलते हैं ना बेड टाइम रूटीन, वो शुरू हो जाना चाहिए। जिसमें ना घर में जैसे येलो लाइट ऑन कर दी है, रिलैक्सिंग कोई म्यूजिक लगा दिया है। बहुत सारा बच्चे को सिखाने के पीछे नहीं पड़े हुए हैं कि अभी राइटिंग कर लो, अभी होमवर्क बच गया वो कर लो, अभी ये कर लो, नहीं। वो टाइम जो होगा वो जस्ट एक बीइंग टाइम होगा बच्चे के साथ। जस्ट आप जैसे अपने टाइम स्पेंड कर रहे हो बच्चे के साथ, जस्ट कुछ ऐसे ब्लॉक करो, ये करो, कुछ एजेंडा नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं ना ब्रेक है। तो 7:30 के बाद खाना खाने के बाद एक ब्रेक टाइम है। फुल जैसे येलो बत्तियां ऑन है, जैसे मैंने आपको कह दिया, स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होगा। ये भी एक जरूरी चीज है। तो स्क्रीन टाइम नहीं होगा शाम के वक्त। और स्क्रीन टाइम जो भी करना है दोपहर में दे दिया, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, या अर्ली मॉर्निंग जब वो जैसे 11 साढ़े 11 के बाद, जब उसका सेशन हो गया उसके बाद उसको स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। कई बार मैं बच्चों को कहती हूँ सेशन खत्म होने के बाद आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा, तो बच्चा सेशन में अच्छा परफॉर्म करता है। तो स्क्रीन टाइम को एज अ रिवॉर्ड करके हम ले सकते हैं, लेकिन रात में नहीं। तो रात हो गई और वो एक ऐसे बोलते हैं ना नाइट ड्रेस पहन लिया, या जैसे नहिला दिया गर्म पानी से, तो वो एक टाइम है कि ब्रेन को ना ऐसे एक, यहाँ पर है ना ब्रेन जब सीख रहा है तो वो धीरे 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 ब्रेन के सेटल होता जा रहा है, और फिर वो बच्चा जाकर 9:30 तक सो जा रहा है। तो ये टाइप का रूटीन अगर बच्चे की लाइफ में होगा तो बहुत हेल्प करेगा। पेरेंट्स ज्यादातर जैसे ना कई बच्चे 11:30 12 12:30 खाना रात का 10 साढ़े 10 बजे खा रहे हैं। तो बस ये मुझे कहना था कि पूरा दिन का स्केड्यूल बहुत जरूरी है। सोने के पहले अगर डीप प्रेशर एक्टिविटीज हो जाएं, वेरी सिंपल रॉकिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मेरे बच्चे जो रिदमिक मूवमेंट्स करते हैं वो हो जाए, या सिंपल
क्या कहेंगे, डीप प्रेशर ही मेजर होता है, मसाजेस हो गई ये सब सोने के पहले। तो एक मॉर्निंग रूटीन है, एक इवनिंग रूटीन है, आफ्टरनून में भी एक है। बीइंग टाइम और डूइंग टाइम दोनों बैलेंस होकर चल रहा है। स्क्रीन टाइम सुबह सुबह में हो रहा है, शाम में नहीं हो रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है अगर आप करोगे तो काफी हेल्प होगा आपके बच्चे को। और एक और चीज है, जब बच्चे सो जाते हैं तो पेरेंट्स कई सारे तब जाकर उनका मी टाइम शुरू होता है, और वो अपना स्क्रीन पे टीवी मतलब स्क्रीन। मेरे पास एक पेरेंट है, वो कहते हैं मैं तो तभी नेटफ्लिक्स लगाती हूँ और मैं फिर जाके अपने सीरियल्स देखती हूँ। तो तभी आप फिर रेस्ट नहीं कर पाओगे। तो सीरियल्स देखना है ठीक है, आप भी दोपहर में देख सकते हो, जब बच्चे का फ्री टाइम है आप भी अपने आप के लिए फ्री टाइम ले सकते हो। लेकिन रात के वक्त जब अच्छा सो गया उसके बाद स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना इंस्टाग्राम पे, वो रील्स देखना, कई पेरेंट्स मेरे कहते हैं कि हम ये करते हैं, उससे आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगले दिन आप जब उठोगे तो आप मतलब अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे पाओगे बच्चों के लिए। तो ये कुछ तरीके थे। जब बच्चे यूजुअली स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स उस वक्त अपनी योगा क्लास या अपना डांस या अपना किसी तरीके से खुद के लिए टाइम निकालते हैं ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सके, स्पेशली मूवमेंट, वॉकिंग या कुछ ना कुछ तरीके से जिससे ना बॉडी खुले अपनी, ताकि हम रिलैक्स हों, ताकि जब बच्चा साथ में होगा तब हम अपना बेस्ट वर्जन दे पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे कहना था। मुझे बताना ये पॉइंट्स में आपको हेल्प मिली नहीं मिली। एंड अगर आपको ऐसे डिटेल्ड, बहुत सारे डिटेल्ड टिप्स चाहिए, इसमें अगर क्वेरीज हैं और हमसे बात करनी है, तो मेरी ऐप ऑटिज्म इनसाइट्स का जो वर्जन है हिंदी वाला, जिज्ञासा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम हफ्ते में नहीं, महीने में 4 बार मिलते हैं और हम टेक्निक सीखते हैं, बच्चे के साथ काम कैसे करना है ये सीखते हैं। तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पे आप रजिस्टर कर सकते हो और हम लोग साथ में हर हफ्ते मिलके डिस्कशंस कर सकते हैं कि कैसे अपने बच्चे का एक पूरा दिन वर्कआउट करे, कौन सी टेक्निक करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सब मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, एंड अगले हफ्ते मिलते हैं।